चलो भाई, तो आज का टॉपिक आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? अरे पीछे वालों, आज मत करो। ठीक है, तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? ठीक है, आपके सिलेबस में फोटोसिंथेसिस डिटेल में है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो आपको पता है अर्थ के ऊपर क्या है? जो एनर्जी का जो सोर्स है, मेन सोर्स अर्थ का एनर्जी का, वो क्या? सनलाइट है। ठीक है, अगर सनलाइट नहीं हुई तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस, यानी कि अकेली एक प्रोसेस है अपने धरती के ऊपर, जिससे क्या होता है कि बायोलॉजिकल जो एनर्जी है, यानी कि जो सनलाइट है, उसको हम हार्वेस्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में। ठीक है, यानी कि जो सन से लाइट आती है फोटोन की फॉर्म में, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म में जिसको आप कह सकते हो बायोलॉजिकल एनर्जी, कह सकते हो केमिकल एनर्जी, आप कह सकते हो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि देखो, जो गेहूं या जो जितने भी दाने हैं, अनाज है, ठीक है, वो सारी सारी के अंदर क्या है? ग्लूकोज होता है। ठीक है, वो कैसे बना है? वो जो सनलाइट आई, फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज डिपोजिट हो गया, हमने कल पढ़ा था ये। ठीक है, तो मतलब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वो जो एनर्जी सनलाइट है, उसको आप किसी भी तरीके से और तरीके से हार्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद तो जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस है, आपने ये एग्जाम के हिसाब से इसको आपने याद करना है। तो नंबर वन पे क्या है यहाँ पर? 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मेक 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड रिलीज 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये जो रिएक्शंस है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपने थोड़ा एक दो पॉइंट और है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें। अच्छा, इससे पहले इसमें और क्या लिखा है? हाँ, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस यूजिंग लाइट, यानी लाइट यूज करके कुछ बनाना। ठीक है, इसके बाद तो फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन हमने देखी थी, CO2 प्लस में वाटर क्या मिल क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, और ऑक्सीजन वो रिलीज हो जाएगी। अब आपने जो याद रखना, वो ये याद रखना है कि जो CO2 है, जो स्टोमेटा से प्लांट ने कैप्चर की है, उसका रिडक्शन होता है, वो रिड्यूस होती है। ठीक है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भी सी बात है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? ब्रेक होगा, टूटेगा ये। ठीक है, तो जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, तब यहां पर क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। ठीक है, प्लस में जो आपके हाइड्रोजन आयंस है वो रिलीज होंगे, प्लस में जो आपकी ऑक्सीजन है वो रिलीज होगी। वाटर को तोड़ोगे तो ये चीजें निकलेंगी आपकी। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है इस स्टोमेटा से बाहर निकल आएगी, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और H+ आयन है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है? यूज होंगे इस CO2 के रिडक्शन में भाई, इसको रिड्यूस करने में। ठीक है, या फिर कैसे कन्वर्ट करने में, किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, इतना समझ आ गया? मतलब एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस के अंदर किस चीज का ऑक्सीडेशन होता है और किस चीज का रिडक्शन होता है। ठीक है, और केमिस्ट्री के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट लाइन इसमें हमारी, तो सोलर एनर्जी विल नॉट बी यूज डायरेक्टली ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो जो सोलर, आप सोच रहे हो कि यहाँ पर लिखा हो सोलर एनर्जी। अब सोलर एनर्जी क्या है कि डायरेक्टली इस जो CO2 है, इसको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकती। यानी कि जब आप रिएक्शन देख रहे हो, अब आपको न्यू लग रहा होगा कि भाई सर ने बता दिया कि वाटर मॉलिक्यूल तो ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन बन जाएगी। ठीक है, और जो सोलर लाइट आ रही है, वो क्या करती है? वो केवल जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको ब्रेक करती है बस। और सोलर लाइट का कोई भी काम नहीं है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, मतलब मेन काम है वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ना। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसका जो आप कह सकते हो रिड्यूस होके ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, इसको जो कन्वर्जन इसका है, फिर कह सकते हो इसका जो रिडक्शन है, वो कंप्लीट होता है बाय द दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस। मींस ये जो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन्स और H+ आयन निकले हैं, इनसे क्या बनेंगे? इनसे एनर्जी प्रोडक्ट्स बनेंगे। एनर्जी प्रोडक्ट्स लाइक ATP, एनर्जी प्रोडक्ट्स लाइक NADPH। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट्स क्या होंगे? यूज होंगे, CO2 को यूज करेगी, और उस एनर्जी से जो कार्बोहाइड्रेट है वो बन के प्रिपेयर हो जाएगा।
एक बात और भी अपनी याद रखनी, इसमें और भी बता रहा हूँ मैं, ये इन सारी प्रोसेस को हम वन बाय वन आगे देखेंगे डिटेल में विद डायग्राम, ठीक है। जो जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दो फेज में कंप्लीट होती है, यानी कि दिन के टाइम पर जब सनलाइट होती है तो प्लांट क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन करते हैं, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। स्टोमेटा ओपन होंगे तो CO2 लीफ के अंदर आ जाएगी, ठीक है। सन से जो लाइट आती है फोटोन की फॉर्म में, उस एनर्जी से वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इतना ही काम होता है बस दिन के टाइम पर, ठीक है। यानी कि जो आप देख रहे हो, और साथ में जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो दिन के टाइम में स्टोमेटा ओबीसी बात है CO2 को कैप्चर कर रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन है वो रिलीज भी होती रहेगी साथ साथ में, ठीक है। इसके अलावा जैसे ही नाइट होती है स्टोमेटा बंद हो जाएंगे तो गैसेस का एक्सचेंज रुक जाएगा। अब जितनी CO2 उन्होंने कैप्चर की है वो वाटर मॉलिक्यूल से जो एनर्जी प्रोडक्ट्स बनेंगे ATP और NDPH, उनको यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे एट द नाइट, रात के टाइम पर। क्लियर है? तो जो फोटोसिंथेसिस है वो दो अलग अलग जो फेज हैं उनमें पूरी होती है, दिन में और रात में, यानी लाइट रिएक्शंस एंड डार्क रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर बता रखा है इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिड्यूस CO2 विल बी कैरिड बाय द कोएंजाइम, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, यानी कि जो मैंने कहा ना कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो क्या निकलेंगे आपके, ये दोनों चीजें निकलेंगी, ठीक है। अब इन दोनों चीजों को CO2 तक लेके जाने के लिए क्या चाहिए, कुछ कोएंजाइम चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो NAD है आपका, निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, ये आई थिंक इसकी फुल फॉर्म है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, सॉरी, ठीक है। निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड NADH एंड निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फोस्फेट, ये PS का स्टैंड फॉर फोस्फेट होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एज ए कोएंजाइम काम करता है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो आपका NADP+ है, ठीक है, जो कि इसकी एक रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को और एक हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करेगी, और ये अगेन ऑक्सीडाइज हो जाएगी इस फॉर्म में। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल ने इन चीजों को रिलीज किया था उनको इस चीज ने पिक कर लिया, NADH ने, ठीक है। और ये उनको पिक करने के बाद इस फॉर्म में सेव होती है क्लोरोप्लास्ट में, और रात के टाइम पर ये जो फॉर्म एनर्जी की ये यूज होती है CO2 के रिडक्शन में, समझ गए? मतलब डायरेक्टली जो इलेक्ट्रॉन है और जो H+ आयन है, ठीक है, इनको डायरेक्टली जो CO2 है वो यूज नहीं कर सकती, ठीक है। यहां तक इसमें कुछ पूछना इस स्लाइड में किसी को कुछ? ये मैंने आपको बता दिया है, स्ट्रक्चर आपने याद नहीं करनी है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। एटलीस्ट आपको इनकी जो नेम है विद इनकी फुल फॉर्म ये आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भाई नेक्स्ट आते हैं, एक साइंटिस्ट थे, यानी कि पहले ये नहीं पता था कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो जो ऑक्सीजन है एक्चुअली वो कहाँ से निकलती है। यानी कि जब आप रिएक्शन देखोगे ना फोटोसिंथेसिस की, फॉर एग्जांपल यही वाली रिएक्शन की हम बात करेंगे, अगर आप इसको देखोगे तो ऑक्सीजन तो इसके पास भी है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये कुछ अलग थोड़ी है, ये भी तो हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। तो मतलब इसको प्रूव किया पर्सन थे CB वैन नील भाई फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस से वो वाटर मॉलिक्यूल से आती है, यानी कि एज ए हिस्ट्री आप इसको थोड़ा पॉइंट को याद कर सकते हो। कई बार आपसे एक नंबर में छोटे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑक्सीजन है वो वाटर से निकलती है, CO2 से निकलती है, दोनों से निकलती है, फिर किसी से भी नहीं निकलती। मतलब इस टाइप से आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द डिस्कवरिंग द वाटर स्प्लिट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये जब ये पता लगा कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकलती है, तो ये जो स्टेप थी, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ये फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म में आप कह सकते हो डिस्कवरी में पहली स्टेप इसको माना जाता है, ठीक है। एंड व्हेन वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट ऑक्सीजन रिलीज्ड एंड आल्सो H+ आयन इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय द ये NADP, इसको H लिख लो फिर यहाँ पर आप प्लस कर दो, एक ही बात है, ठीक है। यानी कि इस आपके जो प्रोडक्ट है ये करते हैं उनको प्रोड्यूसर या फिर फोटो ऑटोट्रोफ्स, सुना होगा नाम फोटो ऑटोट्रोफ्स, ठीक है, तो उनका फोटो ऑटोट्रोफ्स बोलोगे। यहाँ पे लास्ट है
सेकंड है इसका, सेकंड है इसमें गिव एग्जांपल, तो एग्जांपल तो लिख सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ होती है भाई, अब हम बात करेंगे तो आपको पता चल गया फोटोसिंथेसिस क्या होती है, किस तरीके से ये काम करती है। अब आपने बताना है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली प्लांट में होती कहाँ पर है। तो प्लांट में जो लीफ होती है, हम बात कर रहे हैं हायर प्लांट्स की, बड़े पौधों की, ठीक है, जिनमें लीफ होती है। अगर आप ब्रायोफाइट या एल्गी की बात करो उनमें लीफ नहीं होती है, ठीक है। तो उनमें भी यानी कि क्लोरोफिल तो होता ही है। तो जो क्लोरोफिल होता है, अगर हायर प्लांट की बात करें तो हायर प्लांट के अंदर जो मेसोफिल सेल होती है, लीफ का टीएस आपने देखा होगा सभी ने, जिसमें पेलिसेड एंड स्पॉन्जी दो टाइप की सेल होती हैं, पढ़ा होगा हमने लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है। तो जो मेसोफिल सेल होती हैं उनके अंदर क्या होता है, एक सेल ओनली होती है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है, आपको कुछ लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स दिखाई देंगे, उनका नाम होता है क्लोरोफिल, समझ गए। तो जो क्लोरोफिल होते हैं वो लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। अभी मैंने बताया लाइट क्या काम करती है, वाटर को ब्रेक करती है। तो वाटर को ब्रेक करने के लिए एनर्जी के मॉलिक्यूल को कोई तो अब्जॉर्ब करेगा, जो एनर्जी आ रही है सन से, तो उसको अब्जॉर्ब करने का काम करते हैं यहाँ पर क्लोरोफिल पे। इसके बाद तो प्लांट यूज सोलर एनर्जी टू ऑक्सीडाइज वाटर। तो जो सोलर एनर्जी इन्होंने कैप्चर की, इन्होंने क्लोरोफिल ने, वो यूज होती है वाटर की ऑक्सीडेशन में, बता दी मैंने आपको ऑलरेडी, एंड रिलीज ऑक्सीजन एंड reduce the CO2 and thereby forming large carbon compound known as primary sugar या फिर कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, अलग अलग टाइप की जो सुगर आप उनका नाम लिख सकते हो। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इनटू द लीव्स थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। आफ्टर ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यानी जैसे ही स्टोमेटा में आफ्टर एंटरिंग ए लीफ CO2 एंड वाटर डिफ्यूज टू फॉर्म डिफ्यूज इनटू द क्लोव। तो अगेन पहले लीफ में एंटर करेंगे और लीफ में एंटर करने के बाद जो CO2 है और वाटर मॉलिक्यूल है ये क्लोरोप्लास्ट जो सेल और उंगली है उसके अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है, और वहां पर जाके फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे ये लीफ का टीएस है, दिख रहा आपको सभी को, ठीक है। ये लीफ है, इसका हमने टीएस कर लिया। लीफ के टीएस में दो टाइप की सेल है, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, जो कलेक्टिवली हमने मेसोफिल लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब हमने एक मेसोफिल सेल को के अंदर, तो यहाँ अलग अलग है ये, इनके अंदर आपको जो ग्रीन ऐसे पैचेस से दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर धब्बे से, ठीक है, उसको एक को यहाँ से हमने जूम कर लिया, जो कि क्या आपका क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। मतलब मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो आपने याद रखना है, इट इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज, इसकी दो वाल होती है, आउटर वॉल एंड इनर वॉल, ठीक है। इसके बाद इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, जैसे सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड सब्सटेंस होता है, फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसका नाम होता है स्ट्रोमा, STROMA, जैसे कि आपको इसमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में, आपको इसमें कुछ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगी, जैसे कि आपको अगेन इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये कॉइन्स हैं, जिसके आपको 5 रुपए का सिक्का होता है, वैसे वैसे कॉइन्स हैं जो कि एक लाइन में रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर रखे हुए हैं। तो जो कॉइन होता है इसका नाम होता है भाई थाइलोकोइड, ठीक है। यहाँ पे कहाँ लिखा है, थाइलोकोइड, ठीक है। एक को बोलोगे थाइलोकोइड, और जब बहुत सारे कॉइन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, एक स्टैक बनती है या फिर एक पाइल बनता है, ग्रुप बनता है, ठीक है, या फिर एक ढेर बनता है, समझ लो। तो उस ग्रुप को बोलोगे आप ग्रेना, GRANA, ठीक है। एक को ग्रेना, और आप सॉरी सभी को प्लूरली ग्रेना, एक को ग्रेनम, ठीक है। ग्रेना बोल दो, ग्रेनम बोल दो, एक ही बात है, मतलब सिंगुलर और प्लूरल हो जाते हैं ये। तो यहाँ पर आप देखोगे जो थाइलोकोइड है, जो कि कॉर्न लाइक अपेंडेजेस है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब इनको आप काटोगे तो इनके अंदर भी एक स्पेस होता है जिसको बोलते हैं थाइलोकोइड स्पेस, और एक मेम्ब्रेन होती है उस स्पेस के चारों तरफ, मतलब ये हो गया आपका वो कॉइन, ठीक है। तो मतलब इसके बाहर एक लेयर है, इस लेयर का नाम हो जाएगा थाइलोकोइड मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक खाली जगह है, इसका नाम हो जाएगा थाइलोकोइड स्पेस। तो थाइलोकोइड स्पेस और स्ट्रोमा दोनों अलग अलग चीज है,
समझ गए ना, स्ट्रोमा अलग चीज है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे थाइलेकोइड रहते हैं, और थाइलेकोइड जब को आप काटोगे उसके अंदर देखोगे जो खाली केविटी दिखाई देगी आपको, ठीक है, उसमें वैसे खाली नहीं होती, उसमें कुछ फ्लूइड वगैरह होते हैं, उसको बोलोगे थाइलेकोइड स्पेस, ठीक है। अब एक जो ग्रेनम आपका, ठीक है, यानी कि एक ग्रेनम ये है, ये दूसरा ग्रेनम है, ये दोनों एक या एक से ज्यादा कुछ अपेंडिसेस होते हैं उनसे अटैच रहते हैं। अगेन जैसे कि आपको ऊपर डायग्राम में आपने यहाँ पर देखना है, या आपको ग्रीन स्टार्क लाइक अपेंडेज दिखाई दे रहे हैं, इसमें यहाँ पर है, ठीक है। तो इन स्टार्क लाइक अपेंडेज को बोलते हैं आपकी स्ट्रोमल स्ट्रोमल लेमिली, स्ट्रोमल लेमिली। एक सेकंड, कहाँ लिखा इसका नाम, यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट स्ट्रोमल लेमिली, ठीक है, नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। चलो, तो हमने देखा कि स्ट्रोमा क्या होता है, तो स्ट्रोमा अगेन एक डबल मेम्ब्रेन यानी क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो सेमी फ्लूइड भरा रहता है उसका नाम स्ट्रोमा है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, कुछ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका नाम थाइलेकोइड्स होता है, ठीक है। और जब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर हैं दे व्हेन दे आर स्टार्ट फ्रॉम वन अनदर, यानी कि एक के ऊपर एक अगर ये रखे जाते हैं लाइक दैट, ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको नाम बोलोगे आप ग्रेना। तो सिंगुलरली आप बोलोगे ग्रेनम, प्लूरली बोलोगे आप ग्रेना, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई देंगे लाइक पाइल्स ऑफ सीड्स और कॉइन्स, जबकि सिक्के रखे रहते हैं वैसे वैसे आपको दिखाई देंगे अंडर द माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। इसके बाद जो जो स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, यानी कि द स्पेस ऑफ दिस थाइलेकोइड इज थॉट टू बी कनेक्टेड टू द स्पेस ऑफ अनदर थाइलेकोइड। हाँ, द स्पेस ऑफ हिज थाइलेकोइड is thought to be connected to the space of every other thylakoid within the chloroplast, thereby forming an inner compartment within the chloroplast called thylakoid space। तो इसके अंदर जो आपको खाली जगह कैविटी दिखाई देगी वो थाइलेकोइड स्पेस हमारा कहलाता है भाई, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो डायग्राम है, ये आपको थोड़ा याद रखना भाई। ये अगेन इसको थोड़ा और आगे जूम करके यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। ये आपकी प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर जूम कर दिया, डबल लेयर स्ट्रक्चर है ये, और ये जो कोन लाइक अपेंडेजेस हैं दे आर द थाइलेकोइड, ठीक है। और थाइलेकोइड कलेक्टिवली बोल दोगे आप ग्रेन। इसके बाद तो जो थाइलेकोइड हैं, जो कोन लाइक अपेंडेजेस हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन है, तो ये मान लो थाइलेकोइड है, इनकी जो मेम्ब्रेन है अंदर से इसका थाइलेकोइड स्पेस है, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर ये वाली, यहाँ पर क्या रहते हैं आपके क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं, लाइक क्लोरोफिल ए बी, लाइक, ठीक है, लाइक आपका कैरोटेनॉइड्स हैं, या फिर जितने भी पिगमेंट्स होते हैं प्लांट लीफ में, वो सारे सारे इस थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहा मैं, थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन है वहां पर ये अरेंज रहते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रोमा हो गया, वहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और जो डार्क रिएक्शंस होती हैं भी आपकी, वो सारी की सारी स्ट्रोमा में होंगी, और जो लाइट रिएक्शंस होनी है वो सारी सारी आपकी थाइलेकोइड में होंगी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखोगे आप, ये सनलाइट है, ये अगेन आपका क्या है, वही थाइलेकोइड है ये, ठीक है। इस एक थाइलेकोइड को हमने यहाँ से कट किया, जूम किया, जूम करने के बाद आपको ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ये थाइलेकोइड बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, बाहर इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे स्ट्रोमा हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ, समझ गए ना। मतलब इसके इस जो टिश्यू है इसके चारों तरफ क्या होगा, स्ट्रोमा होगा, ठीक है। तो जैसे सनलाइट मान लो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही थाइलेकोइड है, तो सनलाइट यहाँ से डिफ्यूज करती है, लीफ से कहाँ जाएगी, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट की वॉल को पेनिट्रेट करके कहाँ जाएगी, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ ये जो आप देख रहे हो दिस इज थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो TH थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, और जब ये पिगमेंट्स इकट्ठे रहते हैं तो जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो अपने अंदर अलग अलग पिगमेंट्स को लिए हुए होते हैं, ठीक है, उनको बोलोगे आप फोटोसिस्टम। तो यहाँ पर मोस्टली जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर हमें दो टाइप के फोटोसिस्टम दिखाई देते हैं, फोटोसिस्टम
1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक है, इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, आपके कैरोटीनॉइड्स वगैरह, ठीक है, सारे इनके अंदर होते हैं। जैसे कि आपको ये जो इस फोटो में ये जो फोटो सिस्टम लिखा हुआ है और इसके अंदर ये जो आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं डॉट से, ये जो डॉट है दे रिप्रेजेंटिंग द क्लोरोफिल। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लोरोफिल ए भी नहीं लिखेंगे, जो सिंपल आप फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कह सकते हो, या फिर लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, और जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है अगेन ये लिपिड की बाइलेयर होती है नॉर्मल। ठीक है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है, लिपिड बाइलेयर होती है, और इसके अंदर हमें अलग अलग जो फोटो सिस्टम है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये जो फोटो सिस्टम है इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में इम्बेडेड होते हैं, दसे हुए रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये आपकी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर मान लो एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर, इस तरीके से वो बिखरे हुए पड़े रहते हैं। मतलब छत में आप जैसे कि मान लो जैसे कि छत होती है, लेंटर होता है हमारा, उसमें आप अलग अलग जगह गड्ढे कर दो या फिर उसमें कुछ डाल दो, पाइप वगैरह डाल दो, तो जो पाइप वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके आपके क्लोरोफिल पिगमेंट का जो ग्रुप है, फोटो सिस्टम को बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे इस पिक्चर में भी सनलाइट आएगी, अब्जॉर्ब करेंगे पिगमेंट्स। इस एनर्जी से क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, और जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो एक्सप्लोर साइंस है, उनसे एटीपी बनेगी और एनएडीपीएस बनेगी। भाई ये दोनों फिर स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, CO2 का रिडक्शन होगा। एक सेकंड, ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनर्जी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका यूज हो रहा है, और जो CO2 है वो रिड्यूस्ड होके ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज है वो प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डार्क रिएक्शन या फिर केल्विन साइकिल। ठीक है, डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल आता है आपका, जिसको बोलते हैं हम C3 साइकिल, C4 भी आता है, और आपका कैम्प पाथवे भी आता है, एक C2 साइकिल भी होता है। ये आपके आगे आएंगे भी। ठीक है, अभी हम आपको केवल सिंपल में, बिल्कुल आप कह सकते हो इजी वे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की, ताकि अगर आपको ये चीजें समझ में आती है, ताकि आप आगे जो भी 2 या 3 लेक्चर लगे इस टॉपिक के, उसमें आप सभी इनको आप जोड़ के, और आपके माइंड में फोटोसिंथेसिस क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, वो जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है इसको हम दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, मैंने बता दिया आपको। तो लाइट रिएक्शन में अपनी इतना याद रखना है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी में और एनएडीपीएस, मतलब केमिकल एनर्जी में। और ये केमिकल एनर्जी डार्क रिएक्शन के अंदर, यानी कि ये केमिकल एनर्जी डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होगा, आपकी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका ओवरव्यू भाई। तो इसमें अगेन ये सारी बातें मैंने आपको बता दी ऑलरेडी। तो लाइट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ओनली व्हेन द सोलर एनर्जी इज अवेलेबल। तो लाइट रिएक्शन होगी जब, तभी होगी जब सनलाइट होगी भाई। अगर मान लो बादल है या फिर सूरज नहीं निकला, रात है, तो सनलाइट, आपकी लाइट रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद तो सनलाइट की मदद से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एनर्जी को यूज करके एनर्जाइज हो जाते हैं, और जैसे एनर्जाइज होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मूव करते हैं। ठीक है, और जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से वो मूव करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, लगातार जो H प्लस आयन है उनकी कंसेंट्रेशन को थाइलेकोइड स्पेस से स्ट्रोमा में चेंज करते रहते हैं। ये थोड़ा आगे डिटेल में आएगा, अभी आप इतना याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन्स मूव डाउन द, जैसे इलेक्ट्रॉन रन करेंगे, ऑब्वियसली बात, मान लो इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर सनलाइट गिरी, इसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो ये भागेगा। ठीक है, और जैसे ही भागता भागता एक टाइम ऐसा आएगा इसकी एनर्जी रिलीज होती रहेगी और ये रुक जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली जो ये एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को जो एटीपी मॉलिक्यूल वो कैप्चर कर लेंगे, और यानी कि एडीपी जो आपकी, यानी कि एडीपी ये कन्वर्ट हो जाएगी एटीपी के अंदर। ठीक है, और लास्ट में जब ये इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो अल्टीमेटली इनको आपका NADP ये कैप्चर कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा NADPH के अंदर। तो आपने क्या बनाने हैं, सनलाइट से आपने दो प्रोडक्ट बनाने हैं, ATP एंड NADPH। क्लियर है यहाँ तक?
ये कैसे बनेंगे हम इनको आगे देखेंगे। अभी ये आपने इतना याद रखना है कि ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं लाइट रिएक्शन, बस। ठीक है। डार्क रिएक्शन में आप कह सकते हो केल्विन, जो C3 साइकिल बोल लो इसको आप, याद रखो केल्विन साइकिल, क्योंकि इसका जो ये जो साइकिल है इसमें सबसे पहले मेल्विन केल्विन नाम के पर्सन थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, बताया था। इसके अंदर क्या होता है, जो CO2 इज टेकन अप, देन इट रिड्यूस टू द कार्बोहाइड्रेट एंड कन्वर्ट इनटू द ग्लूकोज। तो केल्विन साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो CO2 वो रिड्यूस होती है ग्लूकोज के अंदर भाई। और जब ये रिड्यूस होती है तब इसके अंदर, इसके रिडक्शन में ATP और NDPH हैं जो लाइट रिएक्शन में बनी है, वो यूज हो जाएंगी। ठीक है, सेम जैसे कि यहाँ पर नीचे ये डायग्राम बना रखा है। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हो। ये मेल्विन केल्विन थे जो अपने लैब में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पिक्चर मैंने आपको, हाँ तो ये भी एक और व्यू है। ठीक है, यहाँ पर देखो लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल और CO2 ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर डिफ्यूज कर रही हैं, सनलाइट आ रही है, सनलाइट से क्या होगा, लाइट रिएक्शंस हो रही हैं और आपकी ATP और NADPH बन रहे हैं, और जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर रिलीज हो रही है। ठीक है, अब नाइट के टाइम पर स्ट्रोमा में, ये स्ट्रोमा आपका जो एक क्रीम कलर का दिखा रखा है, ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, जो CO2 है नाइट में वो कन्वर्ट हो जाएगी या फिर रिड्यूस हो जाएगी ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, इसके बाद तो जो प्लांट्स होते हैं ये, इनके पास पावर है या फिर एबिलिटी होती है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। ठीक है, अर्थ के ऊपर यानी कि जो ग्रीन प्लांट है जिसमें एल्गी भी आते हैं, ब्रायोफाइट्स सारे आते हैं, ठीक है, उनके अलावा और कोई भी चीज नहीं है जो इस सनलाइट को कन्वर्ट कर सकती हो, या फिर कोई है चीज बताओ, प्लांट के अलावा कोई ऐसी चीज है जो सनलाइट को कैप्चर करके और कन्वर्ट कर दे, है कोई चीज? कौन है? कौन? कौन? सोलर पैनल नहीं, सोलर पैनल अलग चीज हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनकी। ठीक है, तो इसमें आपने बताना है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरियोविरिडीन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल नाम के पिगमेंट्स होते हैं जो सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं, उनको बोलते हैं हम फोटो ऑटोट्रोफ्स बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये भी आपने थोड़ा माइंड में आपको रहना चाहिए। ऐसे ही यूग्लिना होता है, वो भी कन्वर्ट कैप्चर कर सकता है। ठीक है, और कोई इनके अलावा? बैक्टीरिया के अंदर भी, जैसे कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल A B C D। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर भी लाइट अब्जॉर्बिंग पिगमेंट्स होते हैं जिनका नाम है बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियो विरिडीन। तो ये दोनों दोनों जो पिगमेंट्स हैं ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब अपना फूड खुद बना सकते हैं वो, तो उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। इसके बाद भाई, तो यहाँ पर जो सनलाइट आती है ये आती, इसको हम मेजर करते हैं वेवलेंथ के अंदर। ठीक है, और जो वेवलेंथ होती है ये जो अर्थ के ऊपर पहुंचती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस विद इन द विजिबल रेंज। तो यहाँ पर आप देखोगे जो सनलाइट आती है उसको हम मेजर करते हैं आपकी वेवलेंथ में। तो वेवलेंथ लाइक 0.001 नैनोमीटर से लेकर 100 मीटर तक। ठीक है, लेकिन जो अर्थ के ऊपर पहुंचती है, ठीक है, जिसको, जो आपको कलर डिफरेंशिएट करने में मदद करती है, जिसकी वजह से आप कलर देख सकते हो, समझ लो आप। ठीक है, उसको बोलते हैं हम विजिबल लाइट। और जो विजिबल लाइट होती है इसकी जो रेंज है ये होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक, जो कि आपने याद करना है। ठीक है, इस विजिबल स्पेक्ट्रम को बोलते हैं, हाँ इसको विजिबल स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। और ये रहता है आपका, इसको हम डिनोट करते हैं विबग्योर से भाई, VIBGYOR। ठीक है, तो यहाँ पर वोलेट है, उसके बाद इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो लास्ट में आप आ जाओगे यहाँ पर आपको रेड कलर दिखाई देगा, यहाँ पर ये येलो है, उसके बाद ये ब्लूइश कलर है, ये इंडिको हो जाएगा, ये वोलेट है, यहाँ पर ये ग्रीन है। ठीक है, तो अलग अलग कलर है इसके अंदर। इसके बाद हायर एनर्जी वेवलेंथ स्कैटर्ड आउट बाय द ओजोन लेयर। तो जिसके आप यहाँ पर देखोगे, सॉरी यहाँ पर देखोगे जो हायर एनर्जी वेवलेंथ है भाई, ठीक है,
वो क्या हो रही हैं, वो स्कैटर्ड हो जाती हैं। ओजोन लेयर आपको पता होगी फिल्टर करती है जो सन से रेडिएशन आती है उनको। तो जो बाकी रेज लाइक गामा रेज है या फिर रेडियो वेव है या फिर एक्स रेज है, इंफ्रारेड है, ये सारी सारी क्या है, या तो उनको ऑब्जर्व कर लेगी ओजोन लेयर या फिर उनको स्कैटर्ड करके वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, इसी वजह से, इस ओजोन की वजह से क्या है, अर्थ के ऊपर जो जीवन है वो पॉसिबल है। इसके बाद ओजोन लेयर एंड लोअर एनर्जी वेवलेंथ आर स्क्रीन्ड आउट by the water vapor and CO2 therefore they reaching the earth surface। यानी कि हायर एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो तो आप कह सकते हो उनको स्क्रीन कर लेगी या फिर उनको मतलब रिफ्लेक्ट कर देगी। और जो लोअर एनर्जी की वेवलेंथ होती है वो नॉर्मली अर्थ यानी अपने एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं। उनको फिर क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है या फिर जो CO2 वगैरह है, उनको ऑब्जर्व कर लेती है। और जितनी ज्यादा CO2 होगी उतनी ज्यादा उन रेडिएशन को ऑब्जर्व करेंगे, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सुना होगा नाम आपने। ठीक है, this conclusion is that the organic molecules that possess within the organisms such as vision and photosynthesis are chemically adapted to the radiations and most prevalent environment called visible light। यानी कि चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो चाहे वो आपको विजन हो गई, वो पॉसिबल तभी है जब हम हमारे पास अर्थ सरफेस के ऊपर जो विजिबल लाइट है ये पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद जो पिगमेंट्स होते हैं दे अब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। मोस्ट पिगमेंट अब्जॉर्ब ओनली सम वेवलेंथ एंड रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसमिट द अनदर। यानी कि जो पिगमेंट्स हैं उनमें से भी क्या होगा, ऐसे नहीं कि सारे पिगमेंट्स एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेंगे। कुछ जो पिगमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए एक पर्टिकुलर रेंज में अब्जॉर्प्शन शो करेगा, क्लोरोफिल बी दूसरी रेंज में जो वेवलेंथ है दूसरी, जो मान लो डायग्राम से आपको बता देता हूँ मैं एक बार, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आप, ये ग्राफ है, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या फिर स्पेक्ट्रम। यहाँ पर दिखा रखा है अलग अलग वेवलेंथ 380 से 750 तक, वही आपकी विजिबल लाइट। आपको पता है प्लांट में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, हमने 3 लिए हैं एग्जांपल के तौर पे, क्लोरोफिल ए लिया है, बी लिया है और कैरोटीनॉइड्स लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे इधर इन्होंने लिख रखा है रिलेटिव अब्जॉर्प्शन, कि भी कितना अब्जॉर्प्शन होगा उसके अकॉर्डिंग पीक बन रही है। तो फर्स्ट हम आएंगे क्लोरोफिल ए पर। ठीक है, जो कि आपको डार्क ग्रीन कलर की यहाँ पर ये जो लाइन है दिखाई दे रही है। तो क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होता है अराउंड 400 नैनोमीटर पे। इसको आप नीचे लेके आओगे तो लगभग यहाँ पर 400 के आसपास रहेगा। ठीक है, इसके बाद होगा लगभग 650 के आसपास, या फिर आप कह सकते हो 680 लगा लो, या फिर 700 के आसपास लगा लो मोटा मोटा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप इसको थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। अगर यहाँ पर 750 है, यहाँ पर 600 है, तो लगभग इनके बीच में कोई रेंज है, वहां पर क्लोरोफिल ए का जो जो अब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा होगा। यानी कि इस वेवलेंथ को क्लोरोफिल ए ज्यादा अब्जॉर्ब करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, इसके बाद क्लोरोफिल जो बी है इसका मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होगा अराउंड 450। जिसके आप यहाँ पर इसको बनाएंगे, इस पीक से आप नीचे ले आओ केमिस्ट्री, या फिर आपने बनाए होंगे ना ग्राफ नीचे वाली वैल्यू को डिनोट करने के लिए। यहाँ पर जो वैल्यू आती है लगभग 450 के आसपास ही रहती है। तो जो क्लोरोफिल बी है आपका, ये 450 पर मैक्सिमम जोर होता है। और साथ में ही अगर आप इधर देखोगे तो जो क्लोरोफिल बी है इसका जो मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन है लगभग 650 या फिर 640 के आसपास अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और लास्ट में हमारा हमने लिया कैरोटीनॉइड्स पे। तो जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये भी लगभग आप यहाँ से लेकर आप स्टार्ट हो जाए 400 से 500 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसमें ही मैक्सिमम अब्जॉर्ब होते हैं, बाकी ये कहीं पर अब्जॉर्ब नहीं होते। मतलब इस वेवलेंथ को ही वो अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सन से रेडिएशन आती है उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ को अलग अलग जो पिगमेंट्स है वो अब्जॉर्ब करते हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो जो अब्जॉर्ब करने के बाद जो स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है, उसको बोलोगे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये बोलोगे आप अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि पिगमेंट्स फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट कैपेबल ऑफ अब्जॉर्बिंग द पोर्शन ऑफ विजिबल लाइट। यानी सारी विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, उसके कुछ पोर्शन को, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को जो पिगमेंट्स हैं वो अब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को आप बोलोगे
अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म डिफर वन टाइप ऑफ क्लोरोफिल दैट दे कंटेन, यानी कि आपको पता है जैसे मान लो एल्गी देखिए हम, तो जो क्लोरोफाइसी है वो क्लोरोफिल ए को लिए होती है, रोडोफाइसी है क्लोरोफिल डी को लिए होती है, आपकी फियोफाइसी है उनके पास क्लोरोफिल ए और सी होता है। तो अलग अलग जो एल्गी हैं उनमें अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, ऐसे ही अलग अलग प्लांट के अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो अलग अलग होती हैं। किसी में क्लोरोफिल ज्यादा ए ज्यादा होगा, किसी में बी ज्यादा होगा, किसी में बाकी जो है वो, किसी में कैटेनॉइड ज्यादा होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर टाइप, प्लांट की टाइप के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग ही वो अलग अलग वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए और बी प्रोमिनेंट होते हैं, मतलब मेन होते हैं। ठीक है, उनके अलावा कैटेनॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो कैटेनॉइड्स प्ले एसेसरी रोल, मेन फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं क्लोरोफिल ए और बी इन हायर प्लांट, बड़े प्लांट में। बोथ क्लोरोफिल ए एंड बी अब्जॉर्ब वॉयलेट ब्लू, ये रेड जो मैंने को चार्ट में दिखाई थी, फोटो में दिखाई थी, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी अलग अलग वेवलेंथ को ये अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इसको याद करने का मेथड यही है कि आपको एक तो ये रेंज 300 से 700 याद होनी चाहिए, आपको फिर जो विबग्योर है, ठीक है ना, उनका जो सीक्वेंस है वो पता होना चाहिए, यानी कि ये जो फॉर्मूला है VIPGYOR, ये आपको इसी सीक्वेंस में यहाँ पर आप लिख दोगे और फिर आपको बता सकते हो कि भाई कौन सा जो पिगमेंट्स है वो किस वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बाद बिकॉज ग्रीन प्लांट ट्रांस because green light is transmitted and reflected by the chlorophyll, plant leaf appear to the green, ये तो आपको छोटी क्लास में पता होगा। प्लांट की लीफ क्या करती हैं, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, इसलिए हमें वो ग्रीन दिखाई देती है। ठीक है, इसलिए आप देखोगे यहाँ पर चार्ट में जैसे ही ग्रीन कलर आता है, ये ग्रीन कलर आया यहाँ पर, ग्रीन कलर प्लांट इसको ऑब्जॉर्व नहीं करते हैं, इसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए जो चीज हमें वो दिखाई देती है, आपको ग्रीन दिखाई देती है। ठीक है, इसके बाद जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं आपको, जैसे गाजर होती है आपकी, टमाटर, टमाटर में तो नहीं बोलेंगे वैसे, टमाटर में लाइकोपीन नाम का अलग पिगमेंट होता है, लेकिन गाजर के अंदर कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो गाजर का जो कलर है आपको ऑरेंज कलर का दिखाई देता है, येलो कह लो या फिर ऑरेंज कह लो। ठीक है, तो जो शेड्स ऑफ येलो एंड ऑरेंज आर ड्यू टू द कैरोटीनॉइड्स, एंड कैरोटीनॉइड्स एबल टू अब्जॉर्ब द लाइट इन द वोयलेट ब्लू ग्रीन ऑरेंज रेंज। जो कैरोटीनॉइड्स हैं ये अलग रेंज को ऑब्जॉर्व करते हैं, इसलिए इनकी वजह से जो कलर है आपको रेड, आप कह सकते हो ऑरेंज कलर आपको दिखाई देता है उस पर्टिकुलर लीफ का। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ प्लांट, जब प्लांट की लीफ ओल्ड हो जाती है तो उनका जो कलर है वो ग्रीन से येलो या फिर ऑरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, उनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो डिग्रेड हो जाता है और वहां पर जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, these pigments become noticeable in the fall and when the chlorophyll break down भी, तो इसी बात मैंने को बता दिया, यानी कि कैरोटीनॉइड्स आपको दिखाई तब देंगे जब क्लोरोफिल ए एंड बी, उनका जो नंबर है, उनकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगी, तभी तो दिखाई देंगे ना, क्योंकि जब तक क्लोरोफिल ए एंड बी रहेंगे उसमें तो वो लीफ का जो कलर है वो आपको ग्रीन दिखाई देगा आपको, और जैसे ही क्लोरोफिल डिग्रेड होगा, आप कह सकते हो लीफ ओल्ड होगी, उस टाइम पर जो बाकी पिगमेंट्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिटरमाइन द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द पिगमेंट्स, यानी कि आप किस तरीके से अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को डिटरमाइन करोगे। ठीक है, टू आइडेंटिफाई द अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ए पर्टिकुलर पिगमेंट्स, ए प्यूरिफाइड, यानी कि आपको ये कैसे पता कि ये जो पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए है ये इस वेवलेंथ को, इस वेवलेंथ को इतना, ये जो पीक बनी है ये हमने कैसे पता किया, समझ रहे मेरी बात को। भाई मान लो मैं यहाँ पर ए और बी की तो आपने दिखी पीक, अब मान लो मैं यहाँ पर सी और डी और पिगमेंट कि मैंने देखना हो भी इनकी पीक कहाँ पर आती है, किस वेवलेंथ को मैक्सिमम ऑब्जर्व करते हैं, तो कैसे करोगे आप। इसके लिए आपने हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, इसका नाम होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लांट सैंपल लेते हैं। ठीक है, मान लो जो बड़े प्लांट होते हैं, ठीक है, हायर प्लांट होते हैं, उसमें क्लोरोफिल डी और सी नहीं होता है, तो मान लो आपने एल्गी लिया, एल्गी का आपने उसको आपने उसका सैंपल बनाना तो उसको ग्रेड करके उसको आपने ग्राइंड करके, मतलब उसको पेस्ट बनाया, फिर लिक्विड बनाया, आपने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया। ठीक है, मतलब आपने उसके अंदर से जो पिगमेंट्स को निकालना होता है। आपने एक लीफ ली, एल्गी ली, एल्गी को आपने स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया, उसके बाद आपने उसको पेस्टल मोटर से उसको ग्राइंड किया,
ग्राइंड करने के बाद आपने उसको, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, नाम है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है, इसके अंदर उस सैंपल को आपने रखा, और ये क्या करता है, एक बीम ऑफ लाइट को रिलीज करता है, और उस जो सैंपल में किस वेवलेंथ के पिगमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ऊपर उसमें रीडिंग आ जाती है। जी आप हमारे पास लैब में नहीं अवेलेबल है, बट जब आप एमएससी करोगे, चाहे आप बोटनी, तो बोटनी में तो है ही है, बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर इवन मे भी शायद जूलॉजी में भी, ठीक है, तो वहां पर आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट है देखने को मिलेगा, आपसे एमएससी में प्रैक्टिकल में करवाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, अपने प्रैक्टिकल में इतना है कि आप लीफ के अंदर कौन कौन सी पिगमेंट्स हैं, ये आप आइसोलेट करके और आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको जो पालक के पत्ते हैं, ठीक है, फ्रेश, मान लो आज सुबह आपने पालक तोड़ी और उसका फूल ले आओगे, ठीक है, वो आप उसकी लीफ के अंदर मान लो कौन कौन सी पिगमेंट्स हैं, लाइक क्लोरोफिल ए है, बी है, या फिर आप कर सकते हो, या फिर जो कैरोटीनॉइड्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, इनको अगर आपने आइसोलेट करना हो तो ये आपके प्रैक्टिकल में है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपसे करवा देंगे आप, ठीक है। इसके बाद तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट दैट पास थ्रू द सैंपल। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है कि कितनी लाइट उस सैंपल से पास हो रही है, ठीक है, एंड फ्रॉम दिस इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट हाउ मच इट इज अब्जॉर्ब। यानी कि मान लो उसने पर्टिकुलर वेवलेंथ को छोड़ा, उसमें से इतनी अब्जॉर्ब हो गई और इतनी आगे निकल गई, तो जितनी अब्जॉर्ब हो गई मतलब जो पिगमेंट है वो उतनी वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, मान लो एक फॉर एग्जांपल ये सैंपल आपका, ठीक है, इस सैंपल में आपने जो लीफ का जो इसके अंदर मान लो क्लोरोफिल ए है, ठीक है, यहाँ पर आपने जो वेवलेंथ छोड़ी है, उस वेवलेंथ की एक पर्टिकुलर अमाउंट है, मान लो 700 नैनोमीटर है, 700 में से, सुन लो, 700 में से मान लो 500 अब्जॉर्ब हो गई और बाकी रिलीज होगी, तो जो रिलीज हुई है उसको ये बता देगा इतनी आगे आ रही है, जो अब्जॉर्ब हुई है वो आपको बता देगा कितनी अब्जॉर्ब हो गई है, मतलब जो पिगमेंट है उसने इस वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लिया, मतलब इस तरीके से आप उनको कैलकुलेट आप कर सकते हो, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड एट द ईच वेवलेंथ इज प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। ये फिर क्या करता है, ग्राफ बना के देता है कंप्यूटर में, इसका ग्राफ आ जाता है जो कि बताता है भी इस जो पीक की जो वेवलेंथ थी, आपकी सैंपल ने इसको ऑब्जर्व कर लिया, मतलब आपका जो सैंपल है इस पीक को ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, एंड रिकॉर्डेड द पिगमेंट्स अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इस तरीके से फिर आप अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, आपका ये जो ग्राफ है ये बन के आते हैं उसमें, और आप इसको फिर अपनी कॉपी में प्रैक्टिकल में लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बताया था जो लाइट रिएक्शंस होती हैं, चलो नेक्स्ट हम कल कर लेंगे, कोई नहीं, कोई लास्ट स्लाइड है ये, ठीक है, इससे आगे हम कल करेंगे। कल की छुट्टी है तो मतलब कब होगी क्लास आपकी? अब शुक्रवार को, शनिवार को होगी अब, ठीक है, ठीक है, तो शनिवार को आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो लाइट है मैंने बताया था कि प्लांट के अंदर क्या होते हैं, भाई फोटो सिस्टम होते हैं, ठीक है, और जो फोटो सिस्टम है ये दो टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और 2, दोनों अलग अलग वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, मतलब फोटो सिस्टम 1 में अलग पिगमेंट्स होंगे जो अलग वेवलेंथ वाले जो सन से वेवलेंथ आ रही है उसको अब्जॉर्ब करेंगे, और फोटो सिस्टम 2 में अलग पिगमेंट होंगे जो कि अलग वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और फोटो सिस्टम की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये कुछ कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये अगेन आपकी वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे, इसके अंदर ये आपका फोटो सिस्टम है जो ब्लू लाइन में आपको, ब्लू बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा है, और इस ब्लू बॉक्स के अंदर ये जो ब्लू ग्रीन सर्कल है, दे रिप्रेजेंटिंग द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। तो जो लाइट आती है फोटोन की फॉर्म में, इस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, अब्जॉर्ब करने के बाद दे बिकम एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब दे रीच इनटू देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये, कोई भी मॉलिक्यूल एनर्जी को जब अब्जॉर्ब करता है तो अपनी हायर ऑक्सीडेशन रेट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, अपनी सारी, यानी कि अलग अलग जो पिगमेंट्स हैं सारी एनर्जी को इकट्ठा करेंगे और नियर बाय पिगमेंट्स को देते रहते हैं। अल्टीमेटली जो एनर्जी है सारी सारी, जैसे इसमें ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, ऐसे मान लो ये पिगमेंट ने अब एनर्जी इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको, इसने इसको, इस तरीके से जो एनर्जी है वो अल्टीमेटली पहुंच जाती है एक रिएक्शन सेंटर के पास, जिसको बोलते हैं, उसको रिएक्शन सेंटर ही बोलते हैं, मतलब एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास जो सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है, और उस इकट्ठी की हुई एनर्जी से क्या करेगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है ना,
उसको तोड़ देगा, और उस एनर्जी से जब वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो H प्लस आयन यहाँ पे दिखा नहीं रखा है, जो H प्लस आयन है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसकी मैं आपको एक और डायग्राम है कल करा दूंगा, कोई नहीं, बस मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये फोटो सिस्टम हमारा, ये एक ही डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं, ये इसमें पूरा भी नहीं बताऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोटोन लाइट आ रही है। ठीक है, लाइट से क्या हुआ है, देखो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है नीचे, वाटर मॉलिक्यूल कहाँ है, थाइलाकोइड स्पेस के अंदर है, बाहर स्ट्रोमा ये। ठीक है, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, फिर से वही थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में रहता है, क्या होते हैं फोटो सिस्टम 1 2 लाइक दैट, ये 1 दिखा रखा है, ये 2 दिखा रखा है इधर, ये 1 दिखा रखा है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, उस एनर्जी से ब्रेक हो जाएगा, किसमें, ऑक्सीजन में, आपके H प्लस आयन में और इलेक्ट्रॉन्स में, जो इलेक्ट्रॉन्स है फिर आगे भागते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन की मदद से क्या बनता है, NADPH बनता है, और जो H प्लस आयन रिलीज हुए हैं इनकी मदद से फिर ATP बनती है। ये कैसे बनते हैं हम इसको फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। ठीक है, तो आज आपने बस ये स्लाइड हमारी आखिरी थी। तो जो फोटो सिस्टम होते हैं दे आर नेम्ड फॉर ऑर्डर इन दिस दे आर डिस्कवर्ड भाई। ठीक है, यानी कि इनको नाम कैसे दिया गया है, क्योंकि इस ऑर्डर में डिस्कवर्ड हुए हैं, तो जो पहले डिस्कवर्ड हो गए उसको 1 कह दिया, जो बाद में डिस्कवर्ड हो उसको 2 कह दिया, 2 ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पिगमेंट कॉम्प्लेक्स। तो फोटो सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्या होंगे, अलग अलग पिगमेंट्स का ग्रुप होगा, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए होगा, बी होगा, कैटनोइड्स होंगे सारे। जो यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है, आपका कैटनोइड्स वगैरह भी है। ठीक है, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इन्होंने दिखा रखी। एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं मेम्ब्रेन में, और जो आपका जो फोटो सिस्टम है आपका, ठीक है ना, ये फंक्शन करता है एज ए पिगमेंट कॉम्प्लेक्स, मतलब एज एंटीना बोलते हैं इसको, फॉर गैदरिंग द सोलर एनर्जी। तो अब यहाँ पर देख रहे हो ये जो पिगमेंट्स है, ये पूरा यूनिट जो बनी है इसको बोलते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना क्या करता है, रिसीवर का काम करता है, सिग्नल को रिसीव करता है एंटीना, वैसे ही ये फोटोन को रिसीव करता है और फिर उस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करता है। ठीक है, तो चलो आज आप इतना ही कर लेना, हम इसको फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।